नमस्ते दोस्तों। यह कहानी है 35 जहाज़ों की, जो दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्फीले आर्कटिक रास्ते से रूस तक हथियार और सामान पहुंचाने जा रहे होते हैं। लेकिन खुफिया विभाग की एक गलती की वजह से उनका सुरक्षा दल बीच रास्ते में उन्हें छोड़ देता है। अब ये जहाज़ जर्मन हमलों के सीधे निशाने पर आ जाते हैं। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उस समय दूसरे विश्व युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर बड़े युद्ध चल रहे थे। लाल सेना की मदद के लिए मित्र देश एलाइज लैंड लीज नाम की योजना के तहत हथियार और सामान भेज रहे थे। यह सामान समुद्र के रास्ते नागरिक जहाज़ों के जरिए रूस तक पहुंचाया जा रहा था, जिन्हें युद्धपोतों की सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन रास्ते में जर्मन पनडुब्बियां बार बार हमला करने की कोशिश करती थीं ताकि इन जहाज़ों को डुबोकर सप्लाई रोक दी जाए। इन्हीं में से एक काफिला आइसलैंड से मुर्मांस्क की ओर निकला और यहीं से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है। उनका अनुमान था कि जहाज़ों का काफिला 12 दिनों में मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन चौथे दिन नाविकों ने एक जर्मन पनडुब्बी देखी। थोड़ी देर बाद ही एक जहाज पर टॉर्पीडो लगने से जोरदार धमाका हुआ और वह डूब गया। जैसे ही पनडुब्बी पानी की सतह पर आई, मित्र देशों के विमान ऊपर से गहरे पानी के बम गिराने लगे, जिससे पनडुब्बी आधा डूब गई। अगले दिन रेडियो ऑपरेटर रैनहिल्ड ने नागरिक जहाज के कप्तान स्कार को पूरी घटना की जानकारी दी। बाद में जब सभी नाविक खाना खा रहे थे, तो कप्तान स्कार एक शांत, समझदार और व्यवहारिक इंसान के रूप में नजर आता है, जो न तो मजाक करता है, न ही दिखावा पसंद करता है। अब आता है 7वां दिन। पूरा काफिला विमानों की मदद से अभी भी खतरनाक रास्ते से आगे बढ़ रहा है। स्कार रेडियो ऑपरेटर से पूछता है कि वह पहले अधिकारी के बारे में क्या सोचती है। वह बताती है कि वह आदमी पहले खुद एक कप्तान रह चुका है। एक दिन जब रैनहिल्ड रेडियो सुन रही होती है, उसे किसी अनजान व्यक्ति का संदेश सुनाई देता है, जो मोर्स कोड में भेजा गया होता है। वह तुरंत जाकर यह बात कप्तान को बताती है। इसके बाद कप्तान, पहला अधिकारी म्योरक और रैनहिल्ड बैठकर मिलकर स्थिति पर बात करते हैं। थोड़ी देर बाद आदेश आता है कि काफिले के सारे जहाज अलग अलग होकर सबसे पास के रूसी बंदरगाहों की ओर बढ़ें। पहला अधिकारी म्योरक को लगता है कि यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि जर्मन सेना की ताकत बहुत ज्यादा है और साथ रहना अब खतरनाक हो सकता है। स्थिति और भी मुश्किल थी, क्योंकि वे चाहे कोई भी रास्ता चुने, नॉर्वे के हवाई अड्डों से उड़ने वाले जर्मन विमान अब भी उन्हें आसानी से निशाना बना सकते थे। इंजीनियर ने सुझाव दिया कि उन्हें वापस आइसलैंड लौट जाना चाहिए, क्योंकि इंजन में कुछ दिक्कतें थीं। लेकिन कप्तान स्कार ने फैसला किया कि वे मिशन पूरा करेंगे और सामान को मंजिल तक पहुंचाएंगे। उसने बोसुन लार्स को खबर दी और कहा, निगरानी दोगुनी कर दो, क्योंकि अब सफर और भी खतरनाक होने वाला है। अब वे किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते, सिर्फ खुद पर। बाद में कप्तान स्कार ने पहले अधिकारी म्योरक को निजी बात करने के लिए बुलाया। पता चला कि म्योरक पहले खुद एक कप्तान था, लेकिन उसका जहाज टॉर्पीडो से डूब गया था। हालांकि पूरा दल बच गया था, फिर भी स्कार ने कहा कि इस बात को किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि नाविक बहुत अंधविश्वासी होते हैं। उनका मानना है कि जिस कप्तान का जहाज डूब चुका हो, वह जहाज पर बदकिस्मती लेकर आता है। रेडियो ऑपरेटर रैनहिल्ड एक नया संदेश लेकर आती है। 4 जहाजों को जर्मन पनडुब्बियों ने गोले से उड़ा दिया है। म्योरक फिर याद दिलाता है कि अभी भी वापस लौटने का मौका है, लेकिन कप्तान स्कार अपने फैसले पर अटल रहता है। इस बीच अलग अलग देशों के दल के बीच तनाव बढ़ने लगता है। नाविकों के हौसले टूट रहे हैं और कई बार लड़ाई तक की नौबत आ जाती है। जहाज अब घने कोहरे वाले इलाके में पहुंच चुका है, जहां दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। म्योरक दूरबीन से देखता है कि एक जहाज डूब रहा है। वह तुरंत आदेश देता है, राहत नौकाएं तैयार करो, गति कम करो और करीब जाकर बचाव करो। लेकिन तभी कप्तान स्कार अपनी केबिन से बाहर आता है और सबको याद दिलाता है, काफिले के किसी जहाज को रुकने की अनुमति नहीं है, चाहे अपने साथी को बचाना ही क्यों ना हो। वह आदेश देता है, जहाज को पुराने रास्ते पर वापस मोड़ो। थोड़ी देर बाद डूबते जहाज पर जोरदार धमाका होता है। वह जहाज समुद्र में तैरती हुई एक बारूदी सुरंग से टकरा गया था। स्कार तुरंत आदेश देता है, मोटर बंद करो, और फिर कहता है कि सबसे युवा नाविकों को आगे भेजो ताकि वे माइन से जहाज की रक्षा कर सकें। पहला अधिकारी कुछ नौजवानों को चुनता है। वे रस्सी की सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, हाथों में लंबे डंडे लिए हुए, ताकि वे समुद्र में तैरती खतरनाक माइन को जहाज से दूर धकेल सकें। उनमें से एक जवान नाविक, जो डर से कांप रहा होता है, माइन को डंडे से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में फिसलकर पानी में गिर जाता है। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है और उसी समय रेडियो ऑपरेटर जहाज के किनारे से माइन को धकेलते हुए उसे बचाने की कोशिश करता रहता है। अचानक वह रस्सी जिससे नाविक बंधा हुआ था टूट जाती है और रेडियो ऑपरेटर भी पानी में गिर पड़ता है। तेज लहरें दोनों को जहाज से दूर बहा ले जाती हैं, जहां पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं होता। बोसुन रस्सी फेंकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वह बेचारा नाविक धीरे धीरे कोहरे में गायब हो जाता है। सिर्फ उसकी मदद के लिए चीख ठंडी और बेरहम हवा में गूंजती रहती है। जहाज, रेडियो ऑपरेटर
और खतरनाक माइनों को पीछे छोड़ते हुए अपना सफर जारी रखता है। उस साथी की मौत का गहरा असर पूरे दल पर दिखता है। उसका रूममेट रोता है, कप्तान का खाना खाने का मन नहीं करता और एक नाविक मरे हुए साथी की चीजें चुपचाप समेटने लगता है। जब वह रेडियो ऑपरेटर की किताबें रख रहा होता है तो उसे उनमें से कुछ गुप्त संदेशों की कॉपियां मिलती हैं, जिनमें लिखा होता है कि काफिले को वापस बुला लिया गया है और जर्मनों ने कई जहाज डुबो दिए हैं। उधर कप्तान इंजन रूम में जाता है और डरे हुए मैकेनिक को शांत करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद पहला अधिकारी म्यूरक कप्तान के पास आता है और बताता है कि क्रू में अफवाहें फैल रही हैं। अब सबको काफिले की असली स्थिति का पता चल चुका है। वह कप्तान से कहता है कि उसे सबके सामने साफ साफ बात करनी चाहिए ताकि बगावत ना हो। स्कार अपने तिजोरी से पिस्तौल निकालता है और पूरे दल की बैठक में पहुंचता है। वह सबको समझाता है, हर दिन हजारों सोवियत सैनिक मोर्चे पर मारे जा रहे हैं और उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। वह कहता है कि नॉर्वे के लोग अपनी आज़ादी खो चुके हैं, इसलिए अब सोवियत सेना की मदद करना उनका फर्ज है। धीरे धीरे नाविक शांत हो जाते हैं और समझते हैं कि उन्हें यह मिशन पूरा करना ही होगा। साथ ही रेडियो ऑपरेटर की मौत अब बेकार नहीं जाएगी। कप्तान की कमर पर दिखती पिस्तौल उसके शब्दों को और डरावना और गंभीर बना देती है। म्यूरक कोशिश करता है कि रेडियो ऑपरेटर रैनहिल्ड को अपनी तरफ कर ले ताकि वह कप्तान को वापस लौटने के लिए मना सके, क्योंकि दल में बगावत के संकेत बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी वे देखते हैं कि क्षितिज पर एक और जहाज जल रहा है। वह भी उनके काफिले का हिस्सा था और जर्मनों ने उस पर हमला किया है। स्कार गुस्से में म्यूरक को डरपोक कह देता है, क्योंकि वह अब किसी भी हालत में पीछे हटना नहीं चाहता। म्यूरक सिर्फ अपनी जान बचाने की सोचता है, जिससे दोनों के बीच बहस हो जाती है। तभी खबर आती है कि एक जर्मन विमान उनकी ओर बढ़ रहा है। वह अचानक हमला करता है। गोलियों की बारिश जहाज के डेक पर लगती है, जहां आग लग जाती है। एक बम जहाज के पास गिरता है, जिससे भारी पानी का छींटा उठता है और जहाज के किनारे पर छेद हो जाता है। दूसरी बार जब दुश्मन का विमान हमला करता है तो उसका बम फिर निशाने से चूक जाता है। इस बीच जहाज का तोपची जवाबी हमला करता है और विमान के एक इंजन में आग लगा देता है। म्यूरक देखता है कि एक नाविक डर कर भाग रहा है। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ता है ताकि उसे रोक सके, लेकिन तभी फिर से गोलियां चलने लगती हैं। जो सैनिक बंदूक में गोलियां भर रहा था वह जमीन पर गिर पड़ता है, फिर किसी तरह उठकर दोबारा गोलियां भरता है, जबकि दुश्मन की गोलियां डेक पर बरसती रहती हैं। म्यूरक देखता है कि जिस नाविक को वह बचाने गया था उसे गोली लग गई है। इसी बीच एक और गोली कप्तान के कमरे तक पहुंचती है और स्कार घायल हो जाता है। कप्तान को तुरंत नीचे ले जाया जाता है, जहां लार्स और रैनहिल्ड उसकी मरहम पट्टी करते हैं। उधर म्यूरक अब जहाज की कमान संभालता है। नाविक डेक पर लगी आग बुझा रहे होते हैं। तभी दुश्मन का विमान फिर लौट आता है। इस बार तोपची इंतजार करता है। वह विमान को पास आने देता है और फिर दोनों इंजनों पर एक साथ गोली चलाता है। विमान सीधा समुद्र में गिर पड़ता है, वहीं जहां वह जहाज को डुबोना चाहता था। अब कप्तान स्कार घायल है और दर्द की दवा के असर में बेहोश पड़ा है। म्यूरक समझ जाता है कि अब जहाज की जिम्मेदारी उसी की है। वह कहता है कि कप्तान को दवा देकर बेहोश ही रखा जाए और जहाज को वापस आइसलैंड की ओर मोड़ दिया जाए। लेकिन रैनहिल्ड इसका विरोध करती है। वह कहती है कि हमें मिशन पूरा करना चाहिए। म्यूरक उसे ब्रिज पर भेज देता है और फिर लार्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन लार्स साफ मना कर देता है। वह कहता है कि उसे किसी राजनीति या झगड़े में नहीं पड़ना। लार्स वहां से चला जाता है और अब म्यूरक कप्तान और डॉक्टर स्प्रिट्स के साथ अकेला रह जाता है। वह कप्तान को दर्द कम करने वाला इंजेक्शन देता है और फिर उसका पिस्तौल अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर किसी ने बगावत की तो यह हथियार काम आ सकता है। लेकिन कुछ देर बाद वह सोच बदलता है और पिस्तौल फिर से तिजोरी में रख देता है। इसके बाद वह इंजन वाले कमरे में जाता है, जहां मैकेनिक बताता है कि इंजन खराब हो गया है और अब जहाज सिर्फ धीमी रफ्तार से ही चल सकता है। इंजन की मरम्मत के लिए आधा दिन रुकना पड़ेगा। हालात को देखते हुए यह रुकना बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि इससे जहाज दुश्मनों के लिए आसान निशाना बन सकता था। म्यूरक पुराने नक्शे को देखकर फैसला करता है कि अब वे एक नया रास्ता अपनाएंगे, ऐसे इलाके से होकर जहां जर्मन विमान नहीं पहुंच सकते, और बर्फीले पहाड़ पनडुब्बियों को दूर रखेंगे। म्यूरक पूरी टीम को बताता है कि जहाज को नुकसान हुआ है और कप्तान अभी भी घायल है। वे अपने मृत साथी का अंतिम संस्कार करते हैं और फिर इंजन की मरम्मत शुरू करते हैं। 12वें दिन जहाज फिर से बर्फ से भरे समुद्र में चल पड़ता है। म्यूरक कप्तान को मॉर्फिन के इंजेक्शन देता रहता है ताकि वह बेहोश रहे और जहाज की कमान उसी के पास बनी रहे। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा होती है कि जहाज पर हर जगह बर्फ जम जाती है, यहां तक कि तोप भी जमकर बंद हो जाती है, जिससे कोई गोली नहीं चला पाता। डेक पर रानगिल्ड म्यूरक की योजना की तारीफ करती है। वह उम्मीद जताती है कि वे जल्द ही सोवियत इलाके में पहुंच जाएंगे, जहां रूसी सैनिक उन्हें जर्मन हमलों से बचा लेंगे। 13वें दिन सहायक कप्तान को पता चलता है कि घायल कप्तान अपनी केबिन से गायब है। वह घबराकर उसकी तलाश में निकलता है और बोसुन को चुपचाप साथ बुलाता है। नीचे कार्गो हिस्से में जाकर वे देखते हैं कि एक डिब्बा खुला हुआ है और एक बंदूक गायब है। कुछ देर बाद उन्हें स्कार मिलता है। वह होश में है और वही बंदूक पकड़े बैठा है। कप्तान पूछता है,
मेरा पिस्तौल कहाँ है? म्योरक ईमानदारी से बताता है कि उसने पिस्तौल फिर से तिजोरी में रख दिया था। सहायक कप्तान म्योरक को अपनी मरम्मत की सुरक्षित जगह की योजना बताता है, पर वह यह नहीं बताता कि योजना के बाद वह जहाज को आइसलैंड की ओर मोड़ना चाहता था। इसी बीच रानगिल्ड आती है। उसके पास बुरी खबर होती है। वह बताती है कि एक विमान बर्फीले इलाके के ऊपर मंडरा रहा है। क्योंकि एंटी एयरक्राफ्ट गन जमी हुई है, नाविकों के पास रक्षा का कोई साधन नहीं है। कप्तान कहता है कि ट्रूम में रखी हुई लैंड लीज वाली तोपों में से एक निकाली जाए और उसे हैच से चलाकर जवाब दे दें। लेकिन तोप बहुत भारी है और हाथ से बाहर नहीं निकलेगी, इसलिए उन्हें कार्गो के ढक्कन से ही गोली चलानी पड़ेगी। तभी म्योरक को एक आइडिया आता है। अगर वे जहाज को सफेद रंग कर दें तो वह बर्फ में मिल जाएगा और विमान उसे ऊपर से पहचान नहीं पाएगा। पूरी टीम जहाज को सफेद रंगने लगती है। जहां रंग नहीं लगाया जा सकता वहां वे सफेद चादरों से ढक देते हैं ताकि बेहतर छिपाव हो सके। नीचे एक नाविक तोप को घुमाकर गोली चलाने की तैयारी करता है ताकि अगर विमान हमला करे तो उसे गिराया जा सके। उसी समय म्योरक कहता है कि शायद वह विमान उन्हें देख ही नहीं रहा, वह बस अपने रास्ते जा रहा होगा। अगर उसने सच में जहाज देख लिया होता तो वह रिपोर्ट करता और कई जर्मन विमान हमला करने आ जाते। सहायक कप्तान कहता है कि गोली न चलाई ताकि उनकी छिपी हुई जगह का पता न चले, और सच में वह जर्मन विमान बिना कुछ देखे आगे निकल जाता है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। म्योरक नीचे इंजन रूम में जाता है जहां मैकेनिक बताता है कि इंजन की मरम्मत पूरी हो गई है और जहाज अब चलने के लिए तैयार है। उधर कप्तान अब भी अपने घाव की तकलीफ महसूस कर रहा होता है। सहायक कप्तान उसके पास जाता है, उसकी तबीयत पूछता है और बताता है कि मरम्मत पूरी हो गई है। इस दौरान कप्तान कहता है कि मॉर्फिन का इंजेक्शन हमेशा गर्दन की नस में ही नहीं लगाना पड़ता, किसी और जगह से भी दिया जा सकता है। फिर भी कप्तान म्योरक पर भरोसा करता है और जहाज का नियंत्रण उसी को दे देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब तक उसने सही फैसले लिए हैं। रेडियो ऑपरेटर लड़की बताती है कि अब रेडियो पर जर्मनों की कोई आवाज नहीं आ रही। वह कहती है कि नाजी शायद किसी अकेले जहाज का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्य काफिला गुजरे हुए कई दिन हो चुके हैं। यह सुनकर सहायक कप्तान फैसला करता है कि अब वे फिर से मुर्मांस्क की ओर बढ़ेंगे, और इस तरह जहाज सफेद बर्फ से ढकी खाड़ी से बाहर निकल पड़ता है। और इस तरह बर्फ से ढका वह जहाज धीरे धीरे अंधेरे समुद्र में आगे बढ़ता है, जैसे जंग और मौत के बीच भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही हो। कप्तान जख्मी है, लेकिन उसका हौसला बाकी सबको संभाले हुए है। म्योरक अब केवल एक नाविक नहीं, बल्कि उस जहाज की आत्मा बन चुका है जो हर मुश्किल में भी आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढता है। बर्फीली हवाओं में उनका जहाज गायब होता चला जाता है, पीछे छोड़ता हुआ साहस, कर्तव्य और इंसानियत की वो कहानी जो हर तूफान में भी टिके रहने की याद दिलाती है। कभी कभी जीत उस गोली में नहीं होती जो चली, बल्कि उस खामोशी में होती है जहां इंसान डर पर जीत पा लेता है।